हेलो गाइस, तो स्वागत है वापस से आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। और मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल देवेंद्र क्लासेस में। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में संविधान से रिलेटेड कुछ वीडियो बना चुके हैं, बातें कर चुके हैं और आज हम उसी से रिलेटेड आगे की बात करेंगे। और आज हम डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये सब याद हो। और मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं, उनमें आपको डिटेल में भी समझाया और साथ में ये भी कोशिश करिए कि आपको चीज़ें याद रहे। तो गाइस, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्त भाई बहनों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से पढ़ सके और सिलेक्शन ले सके। तो हमारा मोटिव ऐसा है कि आप पढ़ो ही नहीं, बल्कि इस तरह से पढ़ो कि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो इसके पहले बेसिक बैकग्राउंड इसका समझ लेते हैं कि ये क्या क्या है और इसमें कहाँ कहाँ से हमने इनको लिया है। तो समझते हैं इनको क्या है। तो नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य से मतलब यहाँ पर क्या है। तो गाइस, जो डीपीएसपी है वो हमने संविधान में ऐड किए हैं, वो है आयरलैंड से, वो लिए हैं हमने आयरलैंड से। सबसे पहले इसका सोर्स यानी कि स्रोत क्या था, तो वो था आयरलैंड। आयरलैंड का संविधान बना था 1937 में, उसके बाद में हमने लिए। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आयरलैंड से लिए हैं ये तो सभी को याद है, लेकिन अनुदेश जो 1935 के समय पर जब गवर्नर शासन चलता था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा या गवर्नर के द्वारा कुछ पॉलिसी वहाँ पर बनाई जाती थी, कुछ नियम दिए जाते थे गवर्नर को कि आपको इनको फॉलो करना है किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए। तो उन्हीं के तहत 1935 के एक्ट से हमने इन चीज़ों का अधिकृत किया है। तो पहला तो आयरलैंड से और फिर 1935 के एक्ट से भी आप जा सकते हो डिटेल में। उसके बाद में जब आती बात, तो ये कहाँ पे हमारे संविधान में वर्णित है, तो ये भाग 4 में आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? भाग 4 में। और आर्टिकल इसमें है 36 से लेकर 51 तक। ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपको भाग 4 में मिलते हैं। उसके बाद में इनके बारे में और बता देता हूँ, इसमें और मूल अधिकार में क्या अंतर है, मूल अधिकार में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो मूल अधिकार में और डीपीएसपी में एक मुख्य अंतर ये है कि ये जो हमारे अधिकार है, ये कानूनी रूप पर न्याय उचित नहीं है, यानी कि ये गैर वादित है, वादित नहीं है। इनका मतलब सीधा से ये है कि आप इनको लेकर किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते कि इसका पालन नहीं हो रहा। ये इसका और इसमें यही अंतर है कि न्याय उचित नहीं है, यानी कि गैर वादित है, वादित नहीं है। किसी भी संवैधानिक रूप से इनको ये मान्यता नहीं है कि आप इनका उल्लंघन होने पर आप कोर्ट में जा नहीं सकते, क्योंकि ये न्यायोचित नहीं। तो गाइस, अब हम बात करने जा रहे हैं इसका उद्देश्य के बारे में, इनको क्यों लाया गया हमारे संविधान में, क्यों ऐड किया गया। तो इसके दो उद्देश्य निकल कर आते हैं। पहला तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और दूसरा है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इनके दो उद्देश्य आपको याद रखना है, एक तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और एक आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इन दो उद्देश्य के कारण से हमारे संविधान में इनको ऐड किया गया है, जिस कारण से हमारे देश में आर्थिक, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता और आदर्श वाक्य स्थापित किया जा सके। आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है, उसको संविधान की मूल आत्मा कहा है, उसी तरह से ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की मूल आत्मा किसको कहा है? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो आपको ये विशेष याद रखना है कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की मूल आत्मा किसको कहा है, तो ये कहा है डीपीएसपी को। तो ये हुई बेसिक जानकारी जो आपको याद रखना है। क्या रखना है? पहला तो भाग 4 में है, दूसरी बात इसमें 36 से 51 तक आर्टिकल में है, तीसरी बात ये उद्देश्य लोक कल्याणकारी और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। उसके बाद में 1935 के एक्ट से भी लिया गया है, चौथी बात आयरलैंड से लिया गया है और संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने इनको कहा है। तो ये बेसिक बात है, इसके बारे में हो गई। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि आर्टिकल 36 क्या बोलता है। आर्टिकल 36 की बात हम देखते हैं कि आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 36 जो आता है, आर्टिकल 36 यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक होता है। और आर्टिकल 36 बोलता है राज्य की परिभाषा। क्या बोलता है? राज्य की परिभाषा के बारे में आर्टिकल 36 बोलता है। जिस तरह से हमारे संविधान में जब हमने मूल अधिकार पढ़े थे, तो आर्टिकल 12 बोल रहा था, वहाँ पे कहा गया था कि राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य क्या है। तो वही चीज़ आर्टिकल 36 बोलता है, इसमें राज्य की परिभाषा की गई है। राज्य के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है? तो केंद्र सरकार आती है, केंद्र सरकार आपकी आ जाती है, और उसके बाद में राज्य सरकार आ जाती है, राज्य सरकार आ जाती है। उसके बाद में मैंने बताया था लोकल बॉडीज, जो भी आपके नगर पालिका, नगर पंचायत वगैरह और कुछ प्राइवेट संस्थान वगैरह मैंने आपको बताए थे। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी आती है। राज्य की परिभाषा के बारे में आर्टिकल 36 बात करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 37 के बारे में, जो आर्टिकल 37 क्या बोलता है। आर्टिकल 37 के तहत यहाँ पे दो बातें बोली गई है। आर्टिकल 37 के तहत यहाँ पे दो बातें प्रमुखता बोली गई है, जिसमें एक चीज़ आती है कि कोई भी राज्य अगर बनता है, अगर किसी भी राज्य का गठन होता है, तो उन्हें डीपीएसपी को लागू करना चाहिए। या राज्य का क्या है? कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है।
यह एक राज्य का कर्तव्य है। अगर वह कोई कानून नियम बनाता है तो उसमें डीपीएसपी को लागू करना चाहिए। अगर उसका राज्य का निर्माण होता है तो उसमें भी डीपीएसपी को लागू करना चाहिए। यह बाधित नहीं है, यह न्यायोचित नहीं है, सिर्फ कर्तव्य है, एक नॉर्मली कर्तव्य के है कि उन्हें इसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। बाद में आर्टिकल 37 में एक चीज़ और आती है, और वो आर्टिकल 37 कहता है कि ये गैर न्यायोचित है। इसका मतलब है कि इन्हें किसी भी कानूनी रूप से आप जाकर इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप किसी भी कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि इसका उल्लंघन हुआ है या किसी राज्य ने इसको नहीं माना। तो आपको समझ में आ गया आर्टिकल 37 में कहा गया। ये तो पता है कि गैर न्यायोचित है, लेकिन किस आर्टिकल में कहा गया तो आपको याद रखना है आर्टिकल 37 में। तो आपको याद कैसे रखना, आप याद रह जाएगा। आर्टिकल 36 क्या बोलता है? 36 बोलता है राज्य की परिभाषा, और दूसरा क्या बोलता है? इनके कर्तव्य। राज्य की परिभाषा और इनको पालन करने के लिए इनका पालन करना है, इनका कर्तव्य है राज्य का। तो दोनों आपको आर्टिकल याद रखना है। अब हम बात करेंगे 38 यानी कि 38 और 39 की। आपको उन दोनों को साथ में याद रखना है और इन दोनों को याद रखना है, और इसमें एक आर्टिकल ए भी जोड़ा गया है 39 है, तो इसको भी याद रखना है। तो तीनों को आपको याद कराऊंगा, मैं समझाता हूँ कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले बोलता है आर्टिकल 38, राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, यानी कि राज्य में असमानता नहीं हो, आय या अवसर या प्रतिष्ठा तीनों की असमानता नहीं होना चाहिए। असमानता से मतलब यहाँ पर यह है कि अगर किसी राज्य में कोई रह रहा है तो वहाँ पर आय में, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि खूब अमीर है और कुछ लोग बहुत गरीब है, कोई सा तबका बहुत अमीर होता जा रहा है, कुछ व्यक्ति बहुत गरीब से गरीब होते जा रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। खैर रियलिटी में आज यही चीज़ें दिखाई देती है कि कुछ जो गरीब थे वो गरीब ही होते जा रहे हैं, जो अमीर थे वो अमीर होते जा रहे हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं कि इस तरह से चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक असमानता कम करने का प्रयास राज्य को करना चाहिए। उसके बाद में आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 बोलता है कि पुरुष व स्त्री सभी के लिए समान जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराए। इसका सीधा कहने का अर्थ यह है कि आपके राज्य में जो भी रह रहा है सभी के लिए समान रोजगार के अवसर होना चाहिए, बस इतना पर्याप्त धन होना चाहिए कि वो अपनी आजीविका कर सके, यानी कि अपना खान पान रहन सहन ठीक से कर सके। ये बातें यहाँ पर आर्टिकल 39 में कही गई थी। इसमें एक चीज़ और आती है कि भौतिक चीज़ों का सामूहिक हित में वर्गीकरण होना चाहिए। अगर कोई चीज़ें यहाँ पर आपके राज्य में चीज होती है तो उनका सभी के हित में वर्गीकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी तबके को खूब अधिकार दे दिया, फायदा ही फायदा हो रहा है, और किसी दूसरे तबके को नुकसान हो रहा है, उसके लिए कोई भी काम नहीं किया गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद में आता है समान कार्य का समान वेतन, या स्त्री हो या पुरुष, आपको ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना चाहिए कि समान कार्य का समान वेतन कौन सा आर्टिकल बोलता है तो आर्टिकल 39 बोलता है। आर्टिकल 39 ए क्या बोलता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता हो, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि हमारा सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। तो इसमें बोला था समान न्याय, यानी कि सभी के लिए समान न्याय होना चाहिए। हमने जब मूल अधिकार पढ़े थे तो उस समय भी इसकी बात करी थी। तो समान न्याय होना चाहिए। उसके बाद में निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 21 के तहत हर व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। कानून के सामने खड़ा हो सके, उसके पास अगर धन की कमी है तो वो ऐसा ना हो कि धन की कमी के कारण कानून के समक्ष न आ सके, अपने न्याय के लिए न लड़ सके। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है निःशुल्क विधिक सहायता। तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए आर्टिकल 38 क्या बोलता है? असमानता कम करने का प्रयास, यानी कि सभी इक्वल होना चाहिए, असमानता का प्रयास। दूसरा क्या बोलता है कि समान कार्य का समान वेतन, यानी कि आजीविका यानी कि रोजगार देना। तीसरा बोलता है इसी में 39 है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो तीनों में समान चीजें आपको याद रखना है। इसमें असमानता कम करना यानी समान करना, जीविका के लिए समान साधन देना, इसमें भी साधन समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता याद करना। तो तीनों आपको कनेक्ट करके याद रखना, तीन तीन पैर में याद करोगे तो ये चीजें याद रह पाएगी। बात करने वाले हैं आर्टिकल 40 के बारे में। आर्टिकल 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। ये गांधी जी का एक विचारधारा थी कि हमारे राज्य में, हमारे देश में जब निर्माण हो संविधान का तो उसमें ग्राम पंचायतें भी जोड़ी जाए। तो गांधीवादी विचारधारा से लिया गया है। तो इसमें कहा था ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। जब हमारा संविधान बना उस समय विचारविदों ने, संविधानविदों ने इस चीज़ को नहीं जोड़ा, उनने सिर्फ डीपीएसपी में इसको आर्टिकल 40 के तहत लिख दिया। कभी कभी इसका क्वेश्चन भी आता है कि आर्टिकल 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट क्या हो, इसी के बारे में जब आगे रिसर्च करा और जानने का प्रयास किया तो फिर कुछ लोगों ने संविधान में संशोधन किया। और जब संविधान संशोधन 73-74वां हुआ तब इसमें 1992-93 में ग्राम पंचायत और त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई। तो वो यहीं से निकल के आती है आर्टिकल 40 से। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसको कैसे याद रखना, देखो 40 से चायत, 40 से चायत यानी कि 40, तो इस तरह से आप याद सकते हो 40 से चायत पंचायत, ठीक है। उसके बाद में आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 बोलता है रोजगार, बेकारी, बुढ़ापा, निःशक्तजना, बीमारी में लोक सहायता पाने का अधिकार। अगर किसी राज्य में
वहाँ पर बेकारी यानी कि बेरोजगारी फैल गई है, भूखमरी फैल गई है, वहाँ पे बूढ़े लोग हो गए हैं तो उनको भी सहायता का अधिकार है। उसके बाद निःशक्त जना यानी कि किसी व्यक्ति को हेल्प नहीं कर पा रहा है, विकलांग है, अपनी खुद का वो आजीविका का साधन नहीं ग्रहण कर पा रहा है, रोजगार नहीं है या बीमारी है तो लोक सहायता पाने का अधिकार है। ये भी आर्टिकल 41 के तहत कहा गया था। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि किसी भी राज्य को जब निर्माण किया जाए तो वहाँ पर रोजगार होना चाहिए। उसके बाद में वहाँ पर बूढ़े व्यक्तियों के लिए भी हेल्प होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर अलग अलग वृद्ध पेंशन दी जाती है तो वो इसी के लिए है, बुढ़ापे के लिए, बेकारी के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है। उसके बाद में रोजगार के लिए योजनाएं चलाई जाती है, बीमारियों के लिए हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, तो वो इसी के लिए, इसी से रिलेटेड चलाई गई आर्टिकल 41 से संबंधित। तो इसको कैसे याद रखना है आपको मैं बताऊंगा। तो ये चीज़ आती है कि इसके लिए भी लोक सहायता पाने का अधिकार है, यानी कि वहाँ के व्यक्तियों को इसका अधिकार देना चाहिए कि वो इसके लिए सरकार से जाकर सहायता मांग सके। उसके बाद में आता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 बोलता है काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध। काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं से मतलब है कि अगर किसी को रोजगार दे दिया है तो वो भी उसके अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बेरोजगार है तो आपने रोजगार दिया और रोजगार दिया तो उसको आप 15-15 घंटे काम करा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो पहले क्या करा, रोजगार दिया, रोजगार देने के बाद की और फिर कहा काम की न्याय संगत, यानी कि काम उसको ऐसा होना चाहिए जो कि न्याय संगत हो और उसके हित में हो और किसी की क्षति ना हो। उसके बाद में प्रसूति सहायता का प्रबंध भी किया गया है। जो प्रसूति सहायता यानी कि डिलीवरी का जो सिस्टम होता है, महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं होती है, उसका भी सहायता का प्रबंध किया गया है कि उनको भी हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतनी क्षमता नहीं रहती है कि वो हर व्यक्ति अपनी आजीविका सही से चला सके। तो इसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया। उसके बाद में आता है आर्टिकल 43, जिसमें बात की गई ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का बढ़ावा। अब देखिए आप क्या है कि पहले के समय में हमारे देश में इतनी कंपनियां नहीं थी, तो उस समय इस चीज़ को रखा गया है कि पहले तो रोजगार की बात की गई, फिर काम न्याय संगत होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके पीछे मेन कारण क्या है वो समझिए आप। ग्रामीण क्षेत्र में जब मुख्य कुटीर उद्योग बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, देश की आजीविका बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश की गरीबी भूखमरी कम होगी, क्योंकि जो ग्रामीण व्यक्ति कार्य करेगा उससे वो अपने गाँव में कार्य करेगा, वहाँ पर रोजगार मिलेगा लोगों को, और रोजगार मिलने के साथ में बीमारी और भूखमरी कम होगी। तो आपको समझना चाहिए, और जो पैसा लगेगा वो अपने देश में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। कोई विदेशी कंपनी अपने यहाँ पे काम करती है तो उसका पैसा सब वो ले जाती है, लेकिन ग्रामीण उद्योग बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा देश का पैसा हमारे देश में ही रहता है, जिससे हमारे देश में रोजगार बढ़ता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे कही गई आर्टिकल 43 में कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, तो ये चीज़ है। उसके बाद में आता है आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। अब इनको याद कैसे रखना है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो आपने आर्टिकल 40 तो याद रख लिया, ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि 40 से 40 आपको याद रखना है, ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद में आता है आर्टिकल 41, जिसमें बात की गई रोजगार की। तो आपको क्या दिया, रोजगार, आपने रोजगार मांगा, रोजगार मांगा तो आर्टिकल 42 में क्या करा, काम की न्याय संगत। पहले तो रोजगार चाहिए और फिर काम न्याय संगत चाहिए जो हम कर सके। पहले रोजगार फिर काम न्याय संगत, और काम क्या करेंगे हम, कुटीर उद्योगों में। काम कहाँ चाहिए हमको, कुटीर उद्योगों में। समझ गए, इस तरह से आप याद रख सकते हो। पहले तो आपको रोजगार चाहिए, फिर काम न्याय संगत चाहिए, और काम कहाँ करेंगे आप, कुटीर उद्योगों में करेंगे, अपने गांव में करेंगे, अपनी जगह पे करेंगे। तो ये आपको याद रखना इस तरह। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 44 के बारे में, जो कहता है समान सिविल संहिता के बारे में। समान सिविल संहिता में क्या होता है, देखिए क्या होता है, कानून में दो तरह के अपराध होते हैं। दो तरह के अपराध क्या होते हैं, एक होता है सिविल अपराध और एक होता है आपराधिक अपराध। ये होता है मामलों में क्या होता है, कोई हत्या है या रेप है या कोई ऐसा जघन्य अपराध होता है, उसकी बात की जाती है आपराधिक अपराध में। और एक सिविल होता है, सिविल में क्या होता है, संपत्ति विवाद है या घरेलू विवाद है या तलाक से संबंधित विवाद है, जो संपत्ति से रिलेटेड या घर परिवार से रिलेटेड होते हैं, सिविल से सोशल समाज से रिलेटेड होते हैं, उनकी बात सिविल में की जाती है। तो हमारे देश में अभी तक क्या सिस्टम है, समान सिविल संहिता नहीं है। हमारे देश में आपराधिक मामलों के लिए सभी के लिए समान है, आपराधिक मामलों के लिए समान है। अगर किसी ने हत्या की तो उसको भी वही मिलेगा, और दूसरी कास्ट या धर्म का उसके लिए वही है। लेकिन सिविल यानी कि पारंपरिक या सामाजिक जो अपराध है उनके लिए समान सिविल संहिता नहीं है। जैसे मुस्लिमों में अलग नियम है, हिंदुओं के अलग नियम है, इसी तरह से अलग अलग नियम चलते हैं। तो उनको मिटाने की बात की है कि सभी के लिए समान होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये किसके तहत की गई, आर्टिकल 44 के तहत। आर्टिकल 44 क्या कहता है, समान सिविल संहिता। तो 44 से आप याद रख सकते हो आसानी से, 4 और 4 समान, देखिए ये 4 और ये 4 इक्वल है, यानी कि समान सिविल संहिता की बात करता है। इसी के साथ में आपको एक बात ये भी याद रखना है कि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें समान सिविल संहिता लागू की जा चुकी है। वहाँ पर सभी के लिए समान अधिकार है और सभी के लिए समान कानून भी लागू किया जा चुका है। तो ये भी आपको विशेष याद रखना है।
और बात करते हैं आर्टिकल 45 के बारे में। देखिए आर्टिकल 45 क्या बोलता है। आर्टिकल 45 बोलता है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। जिस तरह से शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है, तो आर्टिकल 45 बोलता है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो इसको देखिए पहले क्या था, अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी, लेकिन 82वां संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 21 में संशोधन करके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। पहले हमारे जो आर्टिकल लिखा था, तो आर्टिकल 45 में ये बात थी कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन जब हमारे कानूनविदों ने इसमें संविधान संशोधन किया और इसको आवश्यक समझा, तो उन्होंने इसको मूल अधिकार में जोड़ दिया, जो कि आर्टिकल 21 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 82 संविधान संशोधन 2002 में 21 में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। इसके तहत हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल चलाई जाती है, जिसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। लेकिन आप सभी इसकी सच्चाई अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में गवर्नमेंट टीचर हर व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है। उसका एक कारण यही है कि जो डीपीएसपी है वो सिर्फ कर्तव्य मात्र है, अधिकार नहीं है, कानूनी कार्रवाई के लिए नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आज हो सकता है कि चीजें दिखाई देती। तो आपको आर्टिकल 45 याद रखना है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। देखो शिक्षा से रिलेटेड 4-5 से याद रख सकते हो। 4-5 से मतलब क्या है कि 4-5 साल का बच्चा पढ़ने जाता है। देखो होते क्या था, जब हम छोटे थे, आप भी छोटे होंगे, तब हमारे समय पे 4-5 साल तक के बच्चे को पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। उसको एंजॉय करो, खेलो कूदो, बढ़िया अपने बचपना गुजारो। लेकिन आजकल 3-3 साल के पढ़ने चल जाते हैं, तो ये हम देख रहे हैं कि एक बोझ है और उनकी मानसिकता पर प्रभाव डालती है। लेकिन उसी तरह से आपको याद रखना आर्टिकल 45 में, यानी कि 4-5 साल तक के बच्चों को पढ़ने का अधिकार, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। 4-5 साल का जब बच्चा होता है तभी पढ़ने जाता है, तो आपको याद रखना 4-5 से पढ़ने की बात होती है। आर्टिकल 46 जो क्या कहता है, एसटी एससी वर्ग के लिए शैक्षणिक और आर्थिक शोषण से सुरक्षा। आर्टिकल 46 से बोलता है कि एसटी एससी वर्ग जो हमारे समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए और आर्थिक शोषण से सुरक्षा होनी चाहिए। उनका किसी भी तरह से शोषण नहीं होना चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बात कौन करता है? आर्टिकल 46। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है आर्टिकल 47 जो क्या कहता है, आर्टिकल 47 कहता है नशीले पदार्थ, ड्रग्स, दवा पर प्रतिबंध। देखिए आपको कैसे याद रखना है, आर्टिकल 47 नशीले पदार्थ, ड्रग्स, दवा पर प्रतिबंध। उसके बाद में आता है आर्टिकल 48 जो कहता है कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। उसके बाद में आता है आर्टिकल 48A जो पर्यावरण व वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है, जिसको कब जोड़ा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो आपको इन तीनों को याद रखना, कनेक्ट करके। कैसे याद रखना है? आर्टिकल 47 बोलते हैं नशीले पदार्थ, ड्रग, दवा पर प्रतिबंध चाहिए। जैसे बिहार सरकार ने इसके लिए प्रयास भी किया है कि नशीले पदार्थ, ड्रग वगैरह, दारू वगैरह पर रोक लगाइए। तो कैसे याद रखेंगे नशीले पदार्थ? देखिए कोई दारू पीता था, नशीले पदार्थों का सेवन करता था, इस पर रोक लगा दी, प्रतिबंध कर दिया, तो वो क्या करेगा? खेती बाड़ी करेगा, पशुपालन करेगा या फिर दुधारू पशु पालेगा। तो कोई व्यक्ति दारू पीता था, उसने दारू बंद कर दी, दारू बंद करी तो क्या किया? कृषि या पशुपालन किया, कृषि या पशुपालन किया, जिससे क्या हुआ? पर्यावरण का भला हुआ, वन्य जीवों की रक्षा हुई। उसने क्या किया? आर्टिकल 48 के तहत कृषि पालन स्टार्ट किया, पशुपालन, दुधारू पशु की बलि पर रोक लगाई, यानी दुधारू पशु पाले, और जिससे क्या हुआ? उसने पर्यावरण की रक्षा की और वन्य जीवों की रक्षा की। तो आपको इन तीनों को कनेक्ट करके याद रखना, आर्टिकल 47, 48 और 48A जो अलग से जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। अब आर्टिकल 49 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 49 क्या बोलता है? राष्ट्रीय स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। हमारे देश में जो भी पुराने स्मारक है, धरोहर है, जैसे लाल किला है, ताजमहल है या फिर कुतुब मीनार है, इस तरह की पुराने जो भी धरोहर है, स्मारक है और बनाई हुई वस्तुएं, चीजें हैं, उनका हमें संरक्षण करने की आवश्यकता है। आर्टिकल 49 बोलता है, क्योंकि उनसे हमारे इतिहास में आने वाले समय में लोगों को जानकारी मिलती है कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है और क्या क्या चीजें हुई है। तो आर्टिकल 49 बोलता है राष्ट्रीय स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 50 के बाद। आर्टिकल 50 क्या बोलता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। जैसे कि हमारे देश में संविधान में जब न्यायालय हम पढ़ेंगे तो मैं आपको डीपली में बताऊंगा कि कार्यपालिका कार्य अलग है, न्यायपालिका कार्य अलग है, और फिर भी न्यायपालिका सर्वोच्च बलि हमारे देश में बताई जाती है, यानी कि उसका नियम है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 बोलता है, और 50 से आपको याद रखना है 50-50 आपको याद रखना है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है? 50-50 यानी कि अलग अलग है। तो आपको याद रखना, देखो 50 से याद रखना राष्ट्रीय स्मारक, स्थानों का संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारक और स्थानों का संरक्षण, और 50 से याद रखना कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अलग अलग। अब हमने ये सब बात कर ली। उसके बाद आता है आर्टिकल 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51
51 क्या हो गया 51, यानी कि एक कदम 51 पे हो गए हम। तो देखिए मैंने आपको पूरा डीपीएससी पढ़ा दिया है, लेकिन इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, बौद्धिक सिद्धांत। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन बेसिक समझ के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 3 तरह के सिद्धांतों के आधार पर इनको बनाया गया था। देखिए 3 सिद्धांत क्या क्या है। पहला समाजवादी। समाजवादी में उन चीजों की बात होगी जो समाज से रिलेटेड है, जो समाज के उद्धार के लिए काम किए जाते हैं, वो समाजवादी। गांधीवादी में क्या होगा, गांधी जी जैसे आपको पता ही है सत्य और अहिंसा के प्रेरक थे, तो उन्होंने उससे संबंधित बात की जिसमें सत्य और अहिंसा की बात की गई। उसके बाद में बौद्धिक सिद्धांत, हमारे बौद्धिक सिद्धांत भी हमने दिए जिसमें बुद्धि की बात की गई है और समाज के उत्थान के लिए भी जिसमें बात की गई। तो हम बात करते हैं क्या क्या संविधान में थे, तो आपको याद भी हो जाएगा और आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा इसके माध्यम से, इसलिए मैंने इन चीजों को भी आपको समझाने की कोशिश की। तो पहला था 38वां हमने क्या पढ़ा था, असमानता। क्या पढ़ा था, असमानता, यानी कि सभी के लिए असमानता कम करने का अवसर होना चाहिए, समाज को ऐसे कानून बनाना चाहिए। उसके बाद में 39 में क्या पढ़ा था, जीविका, यानी कि जीविका के उपार्जन के लिए प्रमुख साधन होना चाहिए, महिला और पुरुषों के लिए समान रोजगार के लिए समान अवसर होना चाहिए। उसके बाद में आता है आर्टिकल 41 जो समाजवादी है, जिसमें बात की जाती है रोजगार की। क्या बात की जाती है, मैं बताया था आर्टिकल 41 में रोजगार की बात की थी। 42 क्या बोलता है, न्याय संगत रोजगार, यानी कि आपको रोजगार तो मिलना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, इसमें आपसे अनावश्यक यूज ना किया जाए। उसके बाद में क्या होता है, आर्टिकल 43 में बताया इसमें निर्वाह मजदूरी, और आपको ऐसा कार्य होना चाहिए जिसमें आपकी पूर्ति हो सके, इस तरह का उसमें धन मिलना चाहिए, इस तरह की रोजगार के पैसा आपको उसमें सैलरी मिलना चाहिए। आर्टिकल 47 जिसमें हमने बताया था स्वास्थ्य सुधार के बारे में, निःशक्त जन है, अगर कोई बेकारी है, बुढ़ापा है, तो उसके लिए योजनाएं चलानी चाहिए और लोक सेवाएं उसे उपलब्ध करानी चाहिए। तो इस तरह से आप समाजवादी सिद्धांत याद रख सकते हो। उसके बाद में आता है गांधीवादी सिद्धांत, जिसमें क्या बताया था 40 जिस तरह से गांधी जी सत्य अहिंसा पे और समाज में कुटीर उद्योगों के ज्यादा प्रति थे, समाज में ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा जुड़े थे, तो उन्हें गांधीवादी सिद्धांत दिए, तो उसमें उन्हीं तरह की चीजें आपको मिलेगी। तो उसमें आता है 40 यानी कि 40, जिसमें बताया था ग्राम पंचायत, तो मैंने बताया 4 से 40 आपको याद रखना है, तो ग्राम पंचायत में 43 में क्या था, कुटीर उद्योग, क्या था, कुटीर उद्योग, ये याद रखना है क्योंकि उन्होंने कुटीर उद्योगों को प्रमोट किया था। फिर 46 में एसटी एससी के बारे में भी गांधी जी ने बहुत सारी जगह पर एसटी एससी वर्ग के लिए भी बात की है, हरिजन नामक उनकी पत्रिका भी थी, उसमें उन्होंने बात की है। तो उसके लिए किसने कहा, आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 नशीले पदार्थ से बैन पर प्रतिबंध लगाता है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुधार की बात होती है और नशीले पदार्थ पर बैन की बात करता है कौन, गांधी जी ने इस सिद्धांतों को दिया। उसके बाद आता है आर्टिकल 48 जो पशुपालन और पशु बलि पर रोक लगाता है। बाद में आता है बौद्धिक सिद्धांत। बौद्धिक सिद्धांत में क्या है, समान नागरिक संहिता 44 में बताया था, 44 क्या है, इक्वल यानी कि समान, तो समान नागरिक संहिता। उसके बाद 45 क्या बोलता है, अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, मैंने बताया था 4-5 साल के बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो अनिवार्य शिक्षा। फिर 48 क्या बोलता है, कृषि और पर्यावरण की सुरक्षा, तो 48 में हमने क्या करा था, पहले नशीले पदार्थ बंद करे थे, उसके बाद में क्या हुआ था, रोजगार से लगा था, कृषि पर्यावरण का उसने ध्यान दिया था, तो वह बात आ जाती है 48 में आ जाती है कृषि और पर्यावरण के बारे में। फिर आता है 49 जो स्मारक की बात करता है, उनके संरक्षण की बात करता है। उसके बाद में आता है 50 जिसमें हमने बोला था 50-50 होता है, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होती है। उसके बाद में आता है 51 जो बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। तो गाइस मैंने आपको पूरे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आसान भाषा में याद कराने की कोशिश की है। आप इन चीजों को 1-2 बार और पढ़िएगा और वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा देखिएगा और पूरा लिखिएगा। और मैंने जिससे आपको बताया है कि आप इनके नोट्स बनाने के बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा और मॉक टेस्ट लगाइएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाइएगा, उससे आपको चीजें जल्दी और आसानी से याद रहेगी लंबे समय के लिए। तो आप इस तरह से कनेक्टेड करके याद कर सकते हो। अगर आप इस तरह से चीजें याद नहीं रखोगे तो आपको चीजें याद नहीं रहेगी, क्योंकि आर्टिकल बहुत सारे हैं, 395 आर्टिकल, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें याद करनी रहती है, तो आप इस तरह से याद नहीं कर सकोगे, आप रट्टा मारते जाओगे। कनेक्टिविटी बना के रखिए, जैसे आप मैं समान नागरिक संहिता बोला तो आपके दिमाग में 44 आना चाहिए, क्योंकि समान है। मैंने बोला 50%, 50 में क्या होता है, कार्यपालिका न्यायपालिका, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ये चीजें आप कनेक्टिविटी जब भी हो पाएगी जब आप याद रख पाओगे इस तरह से कनेक्ट करके। तो हमारा प्रयास है कि आपको चीजें याद कराई जाए ताकि आप लंबे समय तक याद रखो। पढ़ना मात्र, नौकरी करना मात्र हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए हर चीज तरह का ज्ञान लिया जाए जो हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी काम में आए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों को शेयर करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद।